हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चुंबकत्व का ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हमने जब विद्युत का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था। सेम टू सेम इसमें भी है, केवल क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है और उसमें क्या किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखते हैं हम अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो हम देखेंगे अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से आपको समझ में आएगा। इसे अक्षीय स्थिति पर इसे हम दो नाम से, एक और नाम से जानते हैं कि गॉस ने ये अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना का कौन दिए थे, गॉस ने, वैज्ञानिक ने दिया था। तो कभी कभी एग्जाम में अगर थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं, गॉस के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गॉस वैज्ञानिक ने ये दिया था, इसलिए गॉस पहले आपको कैसे ऐसे दे सकता है कि गॉस के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो सिंपल से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने एक चुंबक ले लिया। ठीक है, चुंबक ले लिया और हम इसके दो ध्रुव ले लेते हैं, N और S। ठीक है, ये चुंबक है और चुंबक के दो ध्रुव हैं, N और S। ठीक है, और आप ऐसा नहीं है कि N इधर भी ले सकते हैं, S इधर भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इधर इधर बुक में ऐसे दिया हो या कभी ऐसे बुक में इधर S और इधर N दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किधर भी दोनों ध्रुवों को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ध्रुव हो गए। अब याद रखेंगे ये चुंबक की लंबाई क्या है, 12 है। ठीक है, चुंबक की लंबाई क्या है, 12 है। ठीक है, और चुंबक के ये अक्ष है। ठीक है, ये चुंबक का क्या है, अक्ष है। चुंबक का अक्ष हम किसे कहते हैं, हमने बताया था कि चुंबक के मतलब चुंबक के दो ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को चुंबक का अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं ना। थोड़ा सा ये सीधा हो जाए। ठीक है, मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, और इस चुंबकीय अक्ष का ये बीच में एक बिंदु है, इसे हम उदासीन बिंदु O कहते हैं। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर उदासीन बिंदु इसे कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे उदासीन बिंदु, और यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं, चुंबकीय मतलब क्या है, चुंबक के अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना होता है, इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी ही होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे उदासीन बिंदु O से, ठीक है, उदासीन बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, D है। ठीक है, आप R भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक चुंबक लिया जिसके दो ध्रुव हैं, N और S, और इस चुंबक की लंबाई क्या है, 12 है। ठीक है, और चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय अक्ष के बिंदु P पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और ये क्या है, उदासीन बिंदु O है, तो उदासीन बिंदु O और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक है, तो ये आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है जैसे हमने बताया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं। एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं कि नहीं, हमने बताया था उसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था, तो हमने सूत्र बताया था कि B इक्वल टू क्या होता है, μ0/4π m/d²। ये हमने सूत्र बताया था कि नहीं, ये सूत्र हमने बताया था, जहां पर m क्या है, m ही क्या है, एकांक उत्तरी
ध्रुव है, ठीक है। ये बेसिक हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा। अब पूरा डेप्थ तक आपको समझाया जा रहा है, नहीं तो अभी मैं चाहूंगा तो तुरंत मतलब खूब मतलब बहुत अधिक समय लगेगा, तो 5 मिनट लगेगा, जल्द से जल्द मैं बता दूंगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं कि नहीं। और इसी को हमने सॉल्व किया था, तब v इक्वल टू क्या आया था, F/m। तो यहाँ पे जो m है ये भी तो एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो यहाँ पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव लेंगे कि नहीं। तो इसी बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं। तो एकांक उत्तरी ध्रुव को हम n से P से तो प्रदर्शित करते हैं, परंतु एकांक उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल होता है ना, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ, अब ध्रुव का मतलब होता है पोल। तो देखिए ये साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, ये साउथ वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षण करने का चिन्ह हो गया। और कौन आकर्षित कर रहा है, तो मतलब साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव के कारण क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ये बी और छोटा सा एस, मतलब दक्षिणी ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा ना। तो ऐसे प्रतिकर्षित करने का चिन्ह दे दिया गया। और कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षित करने पर हम क्या लिख देंगे, BN लिखेंगे। मतलब नॉर्थ के कारण मतलब क्या है, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है कि केवल क्या है, यहाँ पे मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव लिए, तो ये क्या करेगा, एस इसको आकर्षित करेगा। तो इधर से हमने चिन्ह लगाया। और कौन कर रहा है, मतलब इसी के कारण, एस के कारण, मतलब दक्षिणी ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। और ये क्या है, नॉर्थ इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करने का चिन्ह है। और ये क्या है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है। तो हमें सिंपल सी अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिगर को सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना है। उसके बाद या इस फिगर को अगर आपको दिमाग में बैठ जा रहा है तो इसके फिगर से ऊपर इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फिगर बनाना है, ठीक है। जैसे आप क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम हम इन्हें एक चुंबक लिया, चुंबक के 2 ध्रुव N और S हैं तथा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L है तथा चुंबक के 2 ध्रुवों से चुंबक के अक्ष, ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुवों से खींची गई रेखा के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं चुंबक के अक्ष के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है तथा चुंबक के उदासीन बिंदु O तथा बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक है। ऐसे आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने सेम टू सेम कहा वैसे ही आप नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की कोई वो नहीं है कि आप मतलब एक तरह से किताबी भाषा जैसे वैज्ञानिकों ने, ऐसा कुछ नहीं है। कथन वैज्ञानिकों ने नहीं बताया, केवल आपको समझाया गया है और समझाकर अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके जैसे हमने बोला है वैसे ही आप लिख देंगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमने बताया उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद सिंपल सी नीचे क्या लिखेंगे, गणना, ठीक है, गणना लिखेंगे। समझ में आया, तो गणना लिखेंगे। अब हम देखेंगे, देखिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे, आप समझिएगा। सबसे पहले मतलब ये क्या है, साउथ वाला है, मतलब साउथ मतलब क्या है, दक्षिणी ध्रुव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। उसके बाद नॉर्थ मतलब क्या है, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जब इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे, उसके बाद हम जो इसमें से परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता का मतलब क्या है, जो इन दोनों में से बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे तो परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे S ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो मतलब S ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अभी हमने बताया था कि जो पढ़ा था हमने क्या, B इक्वल टू क्या पढ़ा था,
म्यू नॉट बाई 4πm बटे यहाँ पे दूरी है, मतलब दूरी d पढ़ा था, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था d का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्मूला तो ये होता है, परंतु हम s ध्रुव के कारण उत्पन्न मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिंबल दे देंगे s, मतलब s के कारण दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया, और यहाँ पे d है, मतलब p से अब s के बीच की दूरी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम दूरी को हम दर्शाएंगे, तो यहाँ पे ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है क्या है, d है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी दूरी क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ से जानते हैं ये टोटल दूरी क्या है 2l है, तो इसका मतलब यहाँ से ये दूरी l हो जाएगी कि नहीं, ये दूरी l हो जाएगी कि नहीं, मतलब इन दोनों l है तभी तो 2l हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इतना का दूरी पता है तो d में से ये l को घटा देंगे, d में से l को घटा देंगे इतना, तो हमें इतना दूरी मिल जाएगा ना, तो d माइनस l कर देंगे तो इतना दूरी मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे d माइनस l का होल स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, मतलब देखिए आप ही स्वयं देखिए। ठीक है, मैं आप अगर तेज स्टूडेंट होंगे, अगर आप मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, परंतु मैं जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, परंतु जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मतलब छूटे। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ से P से O तक की दूरी क्या है, D है। ठीक है, समझिए, और यहाँ से S से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, d है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, l है। ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो यदि हम इसमें से इतना घटा देंगे तो इतना दूरी मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा ना, तो वही हमने किया है कि d माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ले लिया। ठीक है, अब ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम नॉर्थ ध्रुव मतलब क्या है उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो अब हम लिखेंगे n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब नॉर्थ ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो नॉर्थ ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B और n दर्शा देंगे। ठीक है, नॉर्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4πm बटे r स्क्वायर, मतलब सॉरी d स्क्वायर यहाँ पे दूरी होगा। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, और फिर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हैं l है, तो d प्लस l कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा ना, तो हम लिखेंगे d प्लस l का होल स्क्वायर। इसे समीकरण सेकेंड ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब हमें 2 चीज मिल गया। सबसे पहले मिल गया कि साउथ मतलब क्या है दक्षिणी ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने 2 प्राप्त कर लिया। तो जब दोनों प्राप्त कर लिया तो हमने बताया था कि दोनों में से अब परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब लिखेंगे हम परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो अब परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमने परिणामी तीव्रता के लिए बताया था कि इन दोनों में से इसमें से और इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे तो परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। तो आप ही बताइए ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, आप सोच के बताइए। तो सोच लिए होंगे आप अच्छे से। तो देखिए आप जानते हैं, देखिए इसमें का हर क्या है छोटा है, मतलब माइनस में है, इसमें का प्लस में है। तो आप बताइए जो माइनस में होता है मतलब इसमें कुछ भी होगा तो d में से l घटेगा, तो ये क्या होगा d में से l घटेगा तो क्या होगा ये d कम होगा ना, और इसमें d में l जुड़ेगा तो क्या होगा d अधिक होगा कि नहीं होगा। तो मतलब इसका हर अधिक हो जा रहा है और इसका हर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये बताइए अगर मान लेते हैं 10 है, ठीक है, हर क्या है इसका मान लेते हैं 2 है और 10 है, इसका हर मान लेते हैं 5 है। तो आप ही बताइए इसका हर हम कह रहे हैं नीचे वाला इसका हर क्या है कम है, तो ये मान लेते हैं ये है, और इसका हर हम कह रहे हैं अधिक है, तो इसका मान लीजिए हर क्या है 5 है। ठीक है, तो ये दोनों अधिक है ना। तो ये बताइए अगर भाग देंगे 2 5 10, 5 बार में चला गया और ये 5 दूना 10, मतलब 2 आ गया, इसका 5 आ गया। तो बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ,
बताइए, आप सोचिए, बड़ा तो ये वाला हुआ ना जिसका हर कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला संख्या क्या है, बड़ा है इससे, ये क्या है, बड़ा है इससे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला बड़ा है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो ध्रुवों के बीच की जो मतलब दूरी क्या है, कम है, तो हम जानते हैं ध्रुव के बीच की दूरी कम होगी, तो यहाँ पे बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, तो जो भैया दूरी कम होगा तो बल अधिक लगेगा। यहाँ पे दूरी क्या है, बहुत ही अधिक है, तो इसके कारण यहाँ पे बल क्या लगेगा, कम लगेगा ना, तो इसलिए कहा जा रहा है जब बल अधिक लगेगा तो बल जहाँ अधिक लग रहा है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो भैया निकल जाएगा परिणामी तीव्रता। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मैं चाहता हूं, अभी मैं लिख के बता देता, परंतु मैं चाहता हूं कि आप में एक भी स्टूडेंट मतलब जो आ गए हैं वो मतलब छूटे नहीं, वो समझ के ही जाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, भले वीडियो लंबा हो रहा है, परंतु मैं चाहता हूं 90+ आपको यहीं से मतलब याद होकर ऐसे जाए। ठीक है, तो अब बता रहा हूं, ठीक है, आगे। ठीक है, तो अब परिणामी तीव्रता हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी परिणामी तीव्रता बी लिख देंगे और हम क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तब BS माइनस BN लिख सकते हैं ना, मतलब छोटे वाले में से बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दिए, अब घटाते हैं। ठीक है, तो B इक्वल टू इसका मान रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम, इसमें देख रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 बटे एम है ना, इतने तो इसमें जो कॉमन है तो हम कॉमन तुरंत ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब बढ़ाएंगे लाइन तो और अधिक बढ़ेगा ना, तो इन दोनों में जो दोनों में ये सब कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो हम कॉमन कर लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम। ठीक है, ये कॉमन दिखाई दे रहा था, देखिए इनमें भी ये कॉमन, इनमें भी ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे 1/d माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, तो ये हम लिख देंगे 1/d माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 1/d प्लस एल का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 इक्वल टू एम इंटू एम हो गया। उसके बाद अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो d माइनस एल का होल स्क्वायर, d प्लस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, एलसीएम हम जानते हैं कि d का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एलसीएम हो जाएगा कि नहीं, आप मैथ अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया। अब इसमें से हम इसको भाग देंगे, या आप सिंपल सी अगर एलसीएम नहीं लेने आता है ना तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1/2 है और प्लस है 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं सीधा डायरेक्ट 6। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, दोनों के पहाड़े में 6 आता है। यदि आपको बड़ा अंक है नहीं पता है तो हम क्या कर लेते हैं, 2 गुणे 3 लिख लेते हैं, और 2 से 2 कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा 3, और 3 से 3 कट गया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एकम में 2, ऐसे ही तो होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो ऐसे हम कर लेते हैं कि नहीं। वैसे ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों को बस केवल गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कटाइएगा, तो बजाय इसमें से हम इसमें भाग देंगे तो ये वाला बच जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो ऊपर जाके 1 में गुणा करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा d प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस से माइनस दे दिया। अब ये इसमें भाग देगा तो ये वाला तो कट जाएगा, इसमें जो है ये वाला बच जाएगा ना, तो ये 1 में गुणा करा देगा, तो ये d माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है, तो हम मैथ के कॉन्सेप्ट से एक बात जानते हैं। ठीक है, मैथ के कॉन्सेप्ट से हम एक बात जानते हैं, ये तो हो गया d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो हो गया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको याद रखेंगे। हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर, 10 में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए का ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए a अब b है तो यहाँ पर भी d l है, फिर से माइनस है तो माइनस है, फिर से a की जगह पर क्या है d है, b की जगह पर क्या है l है और होल स्क्वायर है। मतलब इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो इनके जगह पर भी हम देखिए
ए की जगह पर क्या है, यहाँ पे डी है तो हम लिख सकते हैं 4 और डी लिख सकते हैं। अब बी की जगह पर देखिए एल है तो हम एल लिख सकते हैं। तो बताइए इतना हम इनकी जगह पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं आगे, ठीक है। तो इसको मैं अटका दे रहा हूँ, ठीक है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं इनके जगह पर सीधा सिंपल सी लिखूं 4DL लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दिया। उसके बाद आप समझिएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब अब डेप्थ तक आ रहा है, ठीक है, तो आप समझने आए, ठीक है। अब देखिए B = μ0/4 पाई, ठीक है, हो गया। अब ये m इसमें जाकर गुणा करा देगा, ठीक है, समझिएगा। तो इसे हम 2 को 4 है ना, तो 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो हम 2 इसको हम लिख लेते हैं 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा ये 2 हमने यहां से ले लिया 2m और l, ये तीनों को हम एक पास कर दिए तो ये हो जाएगा 2ml, ये हो गया। अब यहाँ पे बचा हमने 2ml ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2d बचा ना, तो इसे हम 2d लिख दिए, समझिएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा में हम किधर भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बटे हम नीचे देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया d² - l², ठीक है, ये हो गया कि नहीं। अब बीच में स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चुंबकीय आघूर्ण m = हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 2ml, ये हमने चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो यहीं पर हम इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो हम आगे चलिए लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक है। तो इतने के जगह पर हम m लिख सकते हैं ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि B = μ0/4 पाई, यहाँ पे हम लिख देंगे m, और यहाँ पे देखिए 2d है तो यहाँ पे हम 2d भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे d² है, फिर से l² है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सी, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो d⁴ हो जाएगा और l⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जो ये है ना, ये प्रभावकारी लंबाई ये बहुत ही छोटा होता है इससे, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है इससे। मतलब जो 2l है ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है d से, ठीक है, जिसके हम क्या कहते हैं, छोटा चुंबक भी कहते हैं। तो इसका क्या है d, जो मतलब जो लंबाई l है, मतलब l क्या है d से बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं। तो जब हम इसको नगण्य मान लेंगे, नेग्लिजिबल मतलब छोड़ देंगे, इसको 0 मान लेंगे, तो यहाँ से हम b = क्या निकल गया μ0/4 पाई, और यहाँ पे क्या हो गया 2md, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इसको तो नेग्लिजिबल मान लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया d⁴, ठीक है, बच गया कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 गो d है, यहाँ पे a गो d है, तो भैया a गो d से इसमें से a गो d कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 गो d था, तो मतलब यहाँ पे 3 गो d बच गया। तो यहाँ से b = फॉर्मूला क्या निकल गया μ0/4 पाई, और यहाँ पे क्या बच गया 2m/d⁻⁴, ये आपका फॉर्मूला मिल गया। तो यही है आपकी अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये आपका हो गया अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं और बस रिपीट करा दे रहा हूँ, थोड़ी सी मैं बेसिक बात बता दूँ। सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना पूछ लिया जाए, तो आप सिंपल से लिखेंगे, सबसे पहले इस फिगर को बनाएंगे, ठीक है, उस फिगर को बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद नीचे गणना लिखेंगे, और जैसे जैसे आपको बताया गया वैसे आप सिंपल से लिख देंगे। अंत में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ठीक है, अंत में लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। खुशी से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि खुशी आता है ना जब मतलब अच्छे से आप मतलब करते हैं और आपको फल प्राप्त हो जाए, तो बहुत ही खुशी होता है कि चलिए हमने अच्छे से मतलब कार्य को किया अपना, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर वो
क्या है, आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हो ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 12th भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। वहाँ से जाकर आप आज तक के जितने भी हम क्लास 12th का मतलब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम ऑफ पॉइंट्स है उसको हम करा रहे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर एक एक वीडियो को सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो आप सिंपल से यूट्यूब पे लिखिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे आपको अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना समझ में नहीं आ रहा था, आप लिखिए अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और अंत में हमारा नाम लिख दीजिए, जो क्या है हमारे चैनल का नाम है वो लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सुंदर से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।